चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है पॉलिटिकल पार्टीज? पॉलिटिकल पार्टीज होता क्या है देखना है हम लोग इसमें। उसके बाद सेकंड चीज़ देखना है कि पॉलिटिकल पार्टीज कितने तरह के होते हैं। ठीक है, उनका क्लासिफिकेशन कैसे हम करेंगे, कौन सा पार्टी जो है वो नेशनल पार्टी है, कौन सा पार्टी स्टेट पार्टी है, कौन सा किसको हम रीजनल पार्टी बोलेंगे, इसको स्टेट पार्टी बोलते हैं। ठीक है, कंट्रीज़ बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे वन पार्टी सिस्टम है, कहीं पे मल्टी पार्टी सिस्टम है, कहीं पे दो पार्टी सिस्टम है, वो हम देखेंगे। और पॉलिटिकल पार्टीज़ में क्या क्या चीज़ होता है, मतलब वो कैसे गवर्नमेंट को फॉर्म कर, जब गवर्नमेंट बन जाता है तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का रोल कैसे हो जाता है। ठीक है, वो देखेंगे। और लास्ट में देखेंगे चैलेंजेस क्या क्या है पॉलिटिकल पार्टीज़ में। इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है अभी करंट में चल रहा है उसमें क्या क्या चैलेंजेस आया हुआ है। ठीक है, जिसको सुधारा जा सकता है। ठीक है, ये 5-6 पॉइंट इसमें टोटल है जो कि हम पॉलिटिकल पार्टीज में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग, वी विल स्टार्ट फ्रॉम डिफिनीशन, व्हाट इज ए पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज देखो ग्रुप्स ऑफ, मान के चलो कि 5 ग्रुप है, पांचों ग्रुप मिला और पांचों का आइडियोलॉजी सेम है, आ रहा समझ में, और पांचों को एक टारगेट है कि हमको ये करना है, आ रहा समझ में ना, तो वो सब मिलके एक पॉलिटिकल पार्टीज का फॉर्मेशन करते हैं। ये समझ में आ रहा है? तो उसका देखो डिफिनीशन होगा, पॉलिटिकल पार्टी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। ठीक है, उनका एक ही उद्देश्य है, एक उद्देश्य क्या है कि हमको पावर में आना है, सिंपल सा चीज। ऑर्गेनाइजेशन का तुम अगर डिफिनीशन देखोगे तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग सेम आइडियोलॉजी कम टुगेदर टू परफॉर्म सर्टेन फंक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज भी एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन ही है, जिसका मेन उद्देश्य क्या है, मेन मोटिव क्या है कि हमको इलेक्शन ये रन करना है और रन करने के बाद हमको पावर में आना है, सिंपल सा चीज़ है। कोई एक चीज़ बताओ, कोई ऐसा पॉलिटिकल पार्टी देखो जिसको सिर्फ काम है इलेक्शन लड़ना है, जीतना नहीं है। सबका काम है जीतना है, हमको कैसे भी जीते। ठीक है, वो चैलेंजेस में आ जाएगा कि कैसे भी मैल प्रैक्टिस किया जा रहा है, बहुत तरह का चीज़, जैसे पैसा दे के वोट खरीदना हो गया, शराब बांट के वोट खरीदना हो गया, या फिर विद द हेल्प ऑफ पावर वोट गिरवाना हो गया। तो ये सब क्या होता है कि मैल प्रैक्टिस आता है, जो कि हम देखेंगे खामियां जो है डेमोक्रेसी वगैरह में, या फिर बहुत जगह देखा जा रहा है, उसको हम इसमें देखेंगे आराम से। ठीक है ना, तो डिफिनीशन क्या हो गया, बताओ क्या होता है डिफिनीशन, एक बार बोलो इसको। हाँ, कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन, पहला काम क्या है, कंटेस्ट इलेक्शन करते हैं और होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। बहुत सिंपल डिफिनीशन है, ठीक है, याद हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज ट्राइज टू परसुएड पीपल, परसुएड मतलब होता है मनाना, परसुएशन का मतलब क्या होता है, मनाना। पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू परसुएड पीपल व्हाई देयर पॉलिसीज आर बेटर देन अदर। ठीक है ना, अब देखो क्या है, मार्केटिंग सिंपल सा चीज़ है कि तुम कोलगेट खरीदने जाओ या फिर सेंसोडाइन खरीदने जाओ, दो तरह का मंजन आता है। उसमें सेंसोडाइन बोलेगा क्या कि तुमको मेरा प्रोडक्ट इतना अच्छा है, कोलगेट में ये सब नहीं है। वही पॉलिटिकल पार्टीज का काम है कि मेरी अगर पार्टी आ गई तो हम ये बनवा देंगे, ये कर देंगे, इतना रोजगार दे देंगे, आ रहा है ना, यहाँ पे थर्मल पावर खुलवा देंगे। ये सब क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज का ये सब काम होता है। मेन उसका उद्देश्य क्या होता है कि हमको कैसे भी करके लोग को मनाना है, वोट लेना है, और वोट लेने के बाद क्या है कि हमको पावर के अंदर आना है, सिंपल सा कंसेप्ट। ठीक है, लास्ट में आता है कि 10 पार्टीज रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन इन सोसाइटी, पार्टीज आर अबाउट अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड दस इन्वॉल्व पार्टनरशिप, पार्टनर ये हो गया पार्टीशन ऑफ पर्सन हु इज स्ट्रांगली। हाँ देखो, तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या शो करता है, जैसे मान के चलो कि 5 पॉलिटिकल पार्टीज है, इसका मतलब क्या है कि सोसाइटी में भी डिवीजन है ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी। सोसाइटी में भी क्या है, डिवीजन है ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी, कि मान के चलो तुम किसी पार्टी को सपोर्ट करते हो, इसका मतलब तुमको उसका आइडियोलॉजी ज़्यादा बढ़िया लगता है। तुम किसी और पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करते हो, इसका मतलब क्या है कि तुम दूसरे आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हो सकता है वो तीसरे कोई आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता हो, उसके कारण से उसको तीसरा जो पॉलिटिकल पार्टी है वो सही लगता हो, सिंपल सा चीज़ है। तो पॉलिटिकल पार्टी जो होता है, जितना ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी, वो एक तरह से सोशल डिवीजन को भी शो करता है कि सोसाइटी में ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी कितना डिवीजन है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मान के चलो कि बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टी है,
इसका मतलब है कि लोग बहुत तरीके का सोच रहे हैं, लोग बहुत तरह का आइडियोलॉजी होल्ड कर रहे हैं ताकि उनको वोट, तब तो उनको वोट दिए और फिर उस पॉलिटिकल पार्टी को आगे बढ़ाएं। सिंपल सा कंसेप्ट यही है कि पॉलिटिकल पार्टी होता क्या है, डिफिनीशन पता होना चाहिए और इसमें इतना ही याद करना। ये सब जो है, ये सब थोड़ा स्टार्टिंग के लिए है, इनिशिएटर वाला फेज है, इसलिए खाली पता होना चाहिए ये वाला डिफिनीशन जो होता है। क्या होता है डिफिनीशन, एक बार और बोल लो जो याद हो जाएगा। व्हाट इज अ पॉलिटिकल पार्टी? टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। सिंपल सा कंसेप्ट, क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। अब देखो फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है इससे। तुमको हम 1 2 3 4 5 6 7 8 फंक्शन दिए हैं, 4 फंक्शन याद रखना है कोई भी। आ रहा समझ में? 2 फंक्शन तो उसके डिफिनीशन में ही है। पहला क्या होता है, फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज टू कंटेस्ट इलेक्शन, पहला। दूसरा कि होल्डिंग पावर, वो जो पॉलिटिकल पार्टीज होता है, इफ दे विन द इलेक्शन दे हैव द एबिलिटी टू होल्ड पावर। सेकंड तुम्हारा पॉइंट जो होता है। 2 तो तुम्हारा डिफिनीशन से ही निकल गया फंक्शन। अब देखो फंक्शन क्या होता है। फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज आर पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन। ठीक है, पार्टी का काम क्या है? अब पार्टी बना के हम घर में नहीं ना बैठेंगे जी, जाएंगे इलेक्शन तो कंटेस्ट करेंगे। तो पहला पॉइंट हो गया कि पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन। ठीक है। सेकेंड हो गया कि पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम एंड द वोटर्स चूज फ्रॉम देम। सिंपल सा कंसेप्ट। इससे तो पहले जो हम बताएं कि एक तरह से होता है कि मार्केटिंग है कि भाई हम ये आपको दे रहे हैं, और वोटर को अब डिपेंड करता है कि वो किसको चूज करता है। ठीक है। थर्ड हो गया कि पॉलिटिकल पार्टीज प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉ ऑफ द कंट्री। सिंपल सा चीज है कि अगर कोई लॉ, यही पॉलिटिकल पार्टी है वो आगे चल के गवर्नमेंट बनाएगी कि नहीं बनाएगी? जब यही पॉलिटिकल पार्टीज आगे चल के गवर्नमेंट बनाएगी तो वो बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है लॉ मेकिंग ऑफ द कंट्री में। कंट्री में अगर कोई लॉ बन रहा है तो उसमें पॉलिटिकल पार्टीज का बहुत बड़ा हाथ हो जाता है। आगे समझ में? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी नेशनल गवर्नमेंट जो इंडिया में गवर्नमेंट चल रही है सेंटर पे, वो किसकी गवर्नमेंट? बीजेपी मैक्सिमम, जो एनडीए की गवर्नमेंट है। तो जो एक चीज बताओ कि जो बीजेपी का चाहेगा लोग, चाहे जो आइडियोलॉजी है उसी हिसाब से मैक्सिमम तुमको पॉलिसीज बनेगा। सिंपल सा चीज है। जो एक पॉलिटिकल पार्टीज का आइडियोलॉजी होता है उसी के हिसाब से तुम्हारा पॉलिसीज बनता है कि नहीं है? वही तुमको बोल रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज प्लेज अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉ ऑफ द कंट्री। हो गया कंसेप्ट क्लियर? आगे चलते हैं कि पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। पार्टी जो है गवर्नमेंट बनाती है और चलाती है, ये समझ में आ गया? उसके बाद है कि लास्ट में दोज पार्टीज दैट लूज इन द इलेक्शन प्ले द रोल ऑफ ऑपोजिशन इन द पार्टीज इन पावर। अब जैसे देखो, मान के चलो कि बहुत सारा लड़ने के लिए बहुत सारा पार्टी लड़ता है, उसमें से मात्र एक ही तो जीतेगा, एक ही पॉलिटिकल पार्टीज का समूह जीतेगा, बाकी सब तो हार जाएगा। तो जो हारेगा वो किस में आता है? ऑपोजिशन पार्टी में। आ रहा समझ में कि ये जो बगल वाला पार्टी है उसको ऑपोजिशन पार्टी हम बोलते हैं, जो हार गया। वही बोल रहा है, बाय वॉइसिंग डिफरेंट व्यूज एंड क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट ऑफ इट्स फेलियर और रॉन्ग पॉलिसी। इतना नहीं देखना है, बस अगर लिखना है तो यहाँ पे लिख लो बस। समझ में आ रहा? अगर पूछे ना कि फंक्शन ऑफ ऑपोजिशन पार्टी क्या इसको बोलते हैं, कि ऑपोजिशन पार्टी का काम क्या होता है। ठीक है। देखो पॉलिटी में हम एक ही चीज बोलते हैं, समझोगे ना, रोज न्यूज वगैरह या फिर आसपास का चीज देखते जाओगे ना, बहुत सारा चीज अपने से तुम लिख के आ सकते हो, ज्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना है। अब इसमें एक चीज बताओ, कोई ऑपोजिशन पार्टी का आदमी वो क्या करेगा? तुम जो खराब काम किए हो उसको गाली देगा। सिंपल सा, अगर मान के चलो कि तुमसे पूछे कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ऑपोजिशन पार्टी, हो सकता है कि हम ना पढ़ाए हो तुमको, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एनसीईआरटी में पॉइंट तो दिया है, क्वेश्चन बन सकता है। तो वो क्या है भाई? बहुत सिंपल सा चीज़ है कि कोई ऑपोजिशन पार्टी में बैठा है तो उसका काम क्या है कि हमको गाली देकर अगर हम कुछ गलती कर दे तो, अगर पॉलिसी में कोई लूप होल हो तो वहाँ पे क्रिटिसाइज करेगा, कोई पॉलिसी को फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। 3-4 पॉइंट तुम ऐसे भी लिख सकते हो, सिंपल सा चीज़ है। ठीक है ना? पॉलिटिकल पार्टीज का क्या रोल होता है? पॉलिसी फॉर्मेशन, फॉर्मुलेशन, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज का एक तो कॉमन पॉइंट चला गया, या तो ऑपोजिशन पार्टी है या फिर रूलिंग पार्टी है, दोनों का रोल होता है तुमको पॉलिसी बनाने में। ठीक है। और उसके बाद फिर 2 पॉइंट इसका लिख लो कि क्रिटिसाइज, अगर जो हम गवर्नमेंट में कुछ खराब काम कर दिए तो हमको क्रिटिसाइज करने में हेल्प करेगा। सिंपल सा चीज़ है। लास्ट पॉइंट है तुम्हारा कि पार्टीज से पब्लिक ओपिनियन, दे रेज एंड हाईलाइट इशू। ठीक है ना? अब देखो पार्टीज बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है एक कोई पब्लिक ओपिनियन
सेव करने में। अब एग्जाम्पल तुमको हम देते हैं, ठीक है। सेंटर में अभी डोमिनेटिंग पार्टी है बीजेपी, ठीक है। पहले हो सकता है भगवा कलर का गमछा का उतना ट्रेंड ना हो, लेकिन अब जो है लोग फॉलो करता है। भगवा कलर का गमछा हो गया, कोई भी चीज़ भगवा कलर एज ए आइडेंटिटी हो गया बीजेपी का, हिंदुत्व का आइडेंटिटी हो गया। तो पॉलिटिकल पार्टी जो तुम्हारा है पब्लिक ओपिनियन को सेव कर दी, सिंपल सा चीज़। दूसरा चीज़, अगर मान के चलो कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टीज है जो कि बैकवर्ड क्लास को सपोर्ट करती है, ठीक है, बैकवर्ड क्लास को सपोर्ट करती है, तो वो क्या होता है कि जो बैकवर्ड कम्युनिटी है उसका हो सकता है कि दिमाग सेव कर दे कि आपको ऐसे करना चाहिए, आप ऐसे नहीं कर रहे हैं, आपको ऐसे करना चाहिए। जिसके कारण से सबसे बड़ा तुम याद सुनोगे मंडल कमीशन एक बना था जब रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया था, ओबीसी और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब। नहीं पढ़ना है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसी कारण से पॉलिटिकल पार्टी ही जो है इतना बड़ा बड़ा मूवमेंट को सेव किया। आ रहा समझ में ना? जैसे हम लोग का अगर बिहार का तुम देखोगे तो बहुत बड़ा जयप्रकाश नारायण एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर हैं और बहुत बढ़िया एगो आंदोलन किए थे तुमको 80s 90s के आसपास, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, पॉलिटिकल पार्टी सेव कर रहा है ओपिनियन, ठीक है ना। आदमी इतना तुम्हारे पीछे कैसे आ रहा है? क्योंकि तुम पॉलिटिकल पार्टीज को फॉलो कर रहे हो, सिंपल सा चीज़ है। Political parties provide people access to government machinery and welfare scheme implemented by government. For an ordinary citizen, it is easy to approach the local party leader than the government officer. सिंपल सा चीज़ है कि अगर मान के चलो कि बीजेपी का छोटा सा पार्टी ऑफिस है, तो तुम क्या है कि डायरेक्ट मुख्यमंत्री या फिर तुम प्रधानमंत्री के पास नहीं पहुंचोगे, जाओगे तुम पार्टी ऑफिस में, कोई कार्यकर्ता होगा कि भाई मेरा काम ये नहीं हो रहा है, मेरा काम करवा दो, तो अगर उसका लिंक है तो वो अपना काम तुम्हारा करवा देगा। तो पॉलिटिकल पार्टीज का एक वो भी रोल हो जाता है कि एक एज अ सब्स्टिट्यूट यूज होता है कि अगर पीपल को पहुंचना है तो पहले पॉलिटिकल पार्टी के छोटा सा कार्यकर्ता के पास पहुंचेगा, ना कि कोई मंत्री संतरी के पास पहुंचेगा। ये समझ में आ रहा है? तो ये तुमको 8 पॉइंट है, इसमें से 4 पॉइंट याद रखना, कोई भी 4 पॉइंट जो हल्का लग रहा हो कि पॉलिटिकल पार्टीज का क्या रोल होता है, ठीक है। पहला रोल क्या है कि इलेक्शन तो लड़ेगा ही लड़ेगा, कंफर्म है। अगर इलेक्शन लड़ लिया, जीत लिया, तो तुमको पार्टी ये क्या कहते हैं पावर में आएगा और गवर्नमेंट का फॉर्मेशन भी करेगा पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। और पॉलिटिकल पार्टीज अगर हार गया तो एक्ट करेगा एज ए अपोजिशन पार्टी का। समझ में आ रहा है? चौथा हो गया कि तुमको जो पब्लिक का ओपिनियन है वो पॉलिटिकल पार्टी सेव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। समझ में आ रहा है? पांचवा पॉइंट तुम्हारा क्या है कि कंट्री का लॉ मेकिंग में पॉलिटिकल पार्टीज का बहुत बड़ा रोल। 5-6 पॉइंट तो तुम्हारा ऐसे ही निकल जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना? इजी हो गया ये सारा चीज, पॉइंट है तुमको सब एक जगह लिख लेना है, काम करते हैं। ये समझ में आ गया फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। आगे चलते हैं, देखो पार्टी सिस्टम समझते हैं। पार्टी सिस्टम मतलब क्या होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ किस कंट्री में या फिर किस जगह पे कितना पार्टी का डोमिनेशन है या फिर कितना पार्टी जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है, ठीक है, उसको हम पार्टी सिस्टम बोलते हैं। अब पार्टी सिस्टम पे जाएंगे तो 3 तरह का पार्टी सिस्टम होता है। पहला तुम्हारा हो गया 1 पार्टी सिस्टम, दूसरा हो गया 2 पार्टी सिस्टम और तीसरा क्या हो गया मल्टी पार्टी सिस्टम। एक चीज बताओ, 1 पार्टी सिस्टम किसको बोलते हैं? कि जो कंट्री ऐसा है जहां पे सिर्फ सिंगल पार्टी ही डोमिनेट करती है। जैसे कि एग्जांपल तुमको चाइना हो गया, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है PRC, यहां पे एक सिंगल पार्टी, ठीक है ना, सिंगल पार्टी है जो कि पूरा चाइनीज पार्टी मतलब उसको जो चाइना में है वो डोमिनेट करती है। कोई भी प्रेसिडेंट बनेगा उसी पार्टी का मेंबर होगा, कोई भी मंत्री संतरी चाहे जो भी चीज बनेगा उसी पार्टी का मेंबर होगा। तो वो क्या हो गया 1 पार्टी सिस्टम का एग्जाम्पल। दूसरा हो गया तुम्हारा 2 पार्टी सिस्टम। 2 पार्टी सिस्टम हो गया कि कोई 2 पार्टी जो है वो लड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल तुम देख लो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जब तुम देखोगे तो अभी उसमें 2 पार्टी है मेजर, एक डेमोक्रेट है और दूसरा रिपब्लिकन। 2 पार्टी है, 2 पार्टी रन करता है पैरेलल, या तो ये जीते या तो ये जीते। 2 आइडियोलॉजी है, 2 विचारधारा है, या तो ये जीते, इसको राइट विंग बोलते हैं, इसको लेफ्ट विंग बोलते हैं, कोई जीते। तो वो हो गया 2 पार्टी सिस्टम, ठीक है। और तीसरा तुम्हारा आ गया मल्टी पार्टी सिस्टम, जिसका एग्जाम्पल क्या है इंडिया। इंडिया में नहीं देखते हो, हर एक जगह जाओगे तो अलग अलग झंडा, इतना पॉलिटिकल पार्टीज है कि कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है। तो इंडिया में जो है वो मल्टी पार्टी सिस्टम चलता है। ये समझ में आ गया 1 पार्टी क्या होता है, 2 पार्टी क्या होता है, मल्टी पार्टी क्या होता है।
तीनों का एग्जाम्पल समझ में आ गया क्या क्या है? अब आगे चलते हैं। अब इंडिया जो है वो मल्टी पार्टी सिस्टम होता है, तो मल्टी पार्टी बहुत तरह का पार्टी है। तो अब क्या हुआ है कि इंडिया में क्लासिफिकेशन हम लोग किए हैं कि किस पार्टी को हम नेशनल पार्टी बोलेंगे, किस पार्टी को हम लोग स्टेट पार्टी बोलेंगे। ये समझ में आ रहा है? तो नेशनल और स्टेट पार्टी का क्लासिफिकेशन कौन करता है? कौन बताएगा कि ये नेशनल पार्टी है फिर ये स्टेट पार्टी है? तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो मेंबर है, मतलब जो बताता है, ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोल सकते हो, बॉडी जिसको बोल सकते हो, संवैधानिक बॉडी है, वो इलेक्शन कमीशन। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो मेन जो होता है कि सारा इलेक्शन को सुपरवाइज करती है और फिर इंप्लीमेंट करती है, सारा जो लॉ वगैरह होता है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही जो है वो बताती है कि कौन सा पार्टी नेशनल पार्टी होगा और कौन सा पार्टी स्टेट पार्टी होगा। ठीक है, अब देखो नेशनल पार्टी होने के लिए कुछ क्राइटेरिया बताई हुई, जो इलेक्शन कमीशन है वो कुछ छोटा मोटा क्राइटेरिया बताया है। अगर वो क्राइटेरिया तुम फुलफिल कर रहे हो, जो क्राइटेरिया अगर तुम पूरा कर रहे हो, तो तुम क्या किस में आ जाओगे? नेशनल पार्टी में। अगर उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हो तो तुम चले जाओगे रीजनल पार्टी में, स्टेट पार्टी में। आला समझ में? अब देखो नेशनल पार्टी होता क्या है कि डेमोक्रेसीज दैट फॉलो फेडरल सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड टेंड्स टू हैव टू काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। कोई भी देखो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो कंट्री ऐसा है जो कि फेडरलिज्म को फॉलो कर रही है, उसमें कम से कम दो पार्टी तो रहता ही रहता, सिंगल पार्टी नहीं रहता। ठीक है, दो पार्टी रहेगा, या तो फिर नेशनल पार्टी रहेगा, फिर दूसरा स्टेट पार्टी रहेगा। ठीक है ना? पार्टीज दैट आर प्रेजेंट इन ओनली वन ऑफ द फेडरल यूनिट एंड पार्टीज दैट आर प्रेजेंट इन सेवरल ऑफ यूनिट ऑफ द फेडरेशन। There are some country-wide parties which are called national parties. अब देखो यहाँ से आ गया क्राइटेरिया लेड बाय इलेक्शन कमीशन फॉर रिकॉग्निशन ऑफ नेशनल पार्टी। नेशनल पार्टी को रिकॉग्नाइज करने के लिए कौन सा क्राइटेरिया इलेक्शन कमीशन बनाया? पहला कि पार्टी डेट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स ऑफ लोकसभा। लोकसभा का कोई इलेक्शन हुआ, उसका अगर 6% ऑफ टोटल वोट कोई पॉलिटिकल पार्टीज लेके आ रही है, तो पहला कंडीशन हो जाता है कि वो एक नेशनल पार्टी है। समझ में आ रहा है? कितना परसेंट वोट? 6%। कौन सा वो ये क्या कहते हैं इलेक्शन का? लोकसभा या राज्यसभा का? राज्यसभा का तो होता नहीं है, लोकसभा या फिर स्टेट असेंबली का? लोकसभा। लोकसभा का 6% अगर वोट लेके आती है तो उसको हम नेशनल पार्टी बोल सकते हैं। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन हो गया कि लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट्स मींस एटलीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा। देखो 3 कंडीशन यहां पे दिख रहा। पहला कंडीशन क्या था? 6% वोट। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है कि असेंबली इलेक्शन जब होता है कोई स्टेट्स में, कोई 4 स्टेट में अगर वो मतलब 4 सीट एटलीस्ट जीत जाए, कोई 4 स्टेट्स में एटलीस्ट 4 सीट जीत जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नेशनल पार्टी बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि नेशनल पार्टी है, इसका मतलब क्या है कि मतलब ज्यादा स्टेट्स में वो ऑपरेट कर रही है। मान के चलो कि इसका 6% वोट जो है वो एक ही स्टेट से आ गया, तो उसको हम नेशनल पार्टी थोड़ी बोलेंगे। उसको कम से कम 4 स्टेट से रिकॉग्नाइज लेना पड़ेगा कि भाई हाँ, चारों स्टेट में हम वोट लेके आए हैं अपने, तब हम नेशनल पार्टी हुए। ऐसा नहीं हुआ कि हम एक ही बार में 6%, हो सकता है कि 6% हम सिंगल स्टेट से लेके आ गए। कोई बड़ा स्टेट अगर यूपी है, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, महाराष्ट्र का जनसंख्या बहुत ज़्यादा है कि नहीं? हो सकता है कोई पॉलिटिकल पार्टी 6% वोट वहीं से लेके चले आए, तो उसको हम नेशनल पार्टी थोड़ी बोल देंगे, नहीं बोलेंगे। उसको एटलीस्ट 4 सीट लाना पड़ेगा 4 स्टेट्स में। ठीक है, कोई 4 स्टेट्स में वो कंटेस्ट कराया, वहाँ से 4 सीट लेके आया, तब जाके उसको हमें क्राइटेरिया फुलफिल होगा कि हम वो नेशनल पार्टी उसको बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हो गया कि अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन देयर आर 6 रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टी। अब इस मतलब रिकॉग्निशन के कारण जो इलेक्शन कमीशन क्राइटेरिया बना दिया है, इस कारण क्या होता है कि टोटल 6 नेशनल पार्टी है। कितना पार्टी है नेशनल पार्टी? 6 नेशनल पार्टी है टोटल। हम इसके बारे में आगे शायद पढ़ना है जो कौन कौन सा नेशनल पार्टी है। ठीक है, टोटल 6 नेशनल पार्टी है, ये समझ में आ गया। अब बताओ कि क्राइटेरिया बताओ हमको कि इलेक्शन कमीशन क्या क्या क्राइटेरिया बताया है फॉर द नेशनल पार्टी। पहला क्राइटेरिया 6% ऑफ टोटल वोट्स। हाँ, 4 सीट जो है लोकसभा में है, और फिर 4
कोई स्टेट में वोट इतना लेके आए हो 6% के आसपास। ये समझ में आ रहा है? ये कंडीशन है फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल पार्टी। सिंपल हो गया कंसेप्ट सारा चीज। और उसको रिकॉग्निशन देता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कौन देगा? बस हो गया। अब आगे चलते हैं दूसरा चीज। हाँ देखो, अब 6 पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में छोटा छोटा जहां से एमसीक्यू तुम्हारा बनता है, ठीक है, 6 के बारे में हम प्रिसाइज लिखे हुए हैं इसमें, ठीक है। कौन कौन सा पार्टी है? पहला है आम आदमी पार्टी, झाड़ू छाप जानते हो, अरविंद केजरीवाल के पार्टी का जो है आम आदमी पार्टी है। दिल्ली में ज़्यादातर ऑपरेट करती है, अभी पंजाब में भी सीट लेके आई है, मैंने मैक्सिमम गवर्नमेंट रन कर रही है, गुजरात में भी थोड़ा बहुत सीट लेके आई है, ठीक है ना। तो आम आदमी पार्टी 26 नवंबर 2012 को ये बना था फॉलोइंग 2011 एंटी करप्शन मूवमेंट। तो क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि कौन सा तुमको पॉलिटिकल पार्टी है जो कि 2011 का एंटी करप्शन मूवमेंट से बना था, तो कौन सा है? आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी कैसा पार्टी है? नेशनल पार्टी है या फिर रीजनल पार्टी है? नेशनल पार्टी है। 6 नेशनली पार्टी का नाम तुम देख रहे हो यहाँ पे। आ रहा समझ में? इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? नहीं, 2012 में फॉर्म्ड ऑन 26 नवंबर 2012। समझ में आ रहा है? 3 पॉइंट इसका याद रखना है तुमको कि पहला कि कौन सा पॉलिटिकल पार्टी है जो कि 2011 के एंटी करप्शन मूवमेंट से बना है। जो अन्ना हजारे का मूवमेंट सुने होंगे, अन्ना हजारे का मूवमेंट से ही बना हुआ है आम आदमी पार्टी। समझ में आ रहा है? अरविंद केजरीवाल गए और उसको हाईजैक करके अपने एक पॉलिटिकल पार्टी बना दी आइडियोलॉजी के साथ, ठीक है ना। तो ये 3 पॉइंट तुमको याद हो गया। बना कब है? 2012 में। आम आदमी पार्टी कैसा पार्टी है? नेशनल पार्टी है। और तीसरा है कि कौन सा है पॉलिटिकल पार्टी है जो कि एंटी करप्शन तुमको मूवमेंट से बना था। समझ में आ गया? दूसरा पॉइंट, बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी, हाथी छाप। बहुजन समाज पार्टी जो तुम्हारा है वो मायावती जी का पार्टी है। आ रहा समझ में? बहुजन मतलब क्या होता है? जो पिछड़ा वर्ग के लोगों को जो उत्थान करता है उसको हम बहुजन बोलते हैं, ठीक है ना। तो बहुजन समाज पार्टी जो है वो बना था कब? 1984 में। कब बना था? और इसके फाउंडर कौन है? कांसीराम। कौन फाउंडर थे? कांसीराम। बस 2 चीज याद रखना है कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो एक नेशनल पार्टी है। इसके जो मेन देखो इसके फाउंडर कौन है? कांसीराम है। कब बनाए गए थे? 1984 में। 3 पॉइंट याद हो गया। स्टार्ट करते हैं। 6 टू रिप्रेजेंट एंड सिक्योर वोट फॉर द बहुजन समाज विच इंक्लूड द दलित, आदिवासी, अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड रीजनल माइनॉरिटीज। बोले ना कि बहुजन समाज पार्टी जो है, बहुजन का मतलब होता है कि तुमको कि जो बैकवर्ड कम्युनिटी है उनको उत्थान के लिए कोई पार्टी अगर बनी है तो वो बहुजन समाज पार्टी बनी थी, ठीक है ना। उसका आइडियोलॉजी, उसके फाउंडर जो थे वो कांसीराम थे और उनका जो डेट जब कब बना था तो 1984 था, ठीक है। आगे चलते हैं। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 1980 में। 1980 में बना था बाय रिवाइविंग द ईस्ट वाइड भारतीय जनता संघ, ठीक है, फाउंड बाय श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1951। देखो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1951 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे जिसका नाम था भारतीय जनता संघ। क्या बनाए थे? भारतीय जनता संघ। उसी का आगे का जो होता है ना कि सक्सेसर इसको बोलते हैं, उसी का सक्सेसर है भारतीय जनता पार्टी। समझ में आ रहा है? तो भारतीय जनता संघ जो है वही आगे चल के भारतीय जनता पार्टी बना था। और भारतीय जनता संघ कौन बनाया था? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन बनाए थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1951 में, ठीक है। 4-5 फैक्ट है, एक छोटा छोटा, इसलिए हम एकदम कट कर दिए हैं सारे चीज को, जितना आलतू फालतू चीज था सबको कट किए हैं, सिर्फ जो जरूरी का है वो याद करना है। आ रहा समझ में? ठीक है। वांट्स टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग मॉडर्न इंडिया बाय ड्रॉइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियाज एंशिएंट कल्चर, वैल्यूज एंड दीनदयाल उपाध्याय आइडिया ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एंड अंत्योदय। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट ऑब्जेक्टिव के लिए। पूछेगा कि कौन सा पॉलिटिकल पार्टी ऐसा है जो कि दीनदयाल उपाध्याय का आइडिया है इंटीग्रल ह्यूमनिज्म या फिर अंत्योदय। अंत्योदय का मतलब क्या होता है? अंतर उदय, माने खुद का उदय, ठीक है ना। माने उदय का मतलब क्या होता है? इनलाइटमेंट। इनलाइटमेंट नहीं समझते हो? इनलाइटमेंट मतलब होता है तुमको कि ज्ञान का होता है ना कि ज्ञान मिल गया किसी को, ठीक है ना। तो अंदर से उदय, तुम्हारा आत्मा का उदय हुआ, उसी को अंत्योदय बोलते हैं,
ठीक है, तुमको अगर ये दिमाग में आ गया कि हमको क्या चीज़ सही है क्या गलत है, तुमको पता चलने लगा तो तुम्हारा अंत्योदय हो गया। आ रहा समझ में ना? तो अंत्योदय जो है ये कौन सा वैल्यू पे भारतीय जनता पार्टी बेस्ड है? तो ऑन द वैल्यू ऑफ अंत्योदय, जिसको हम लोग इंटीग्रल ह्यूमनिज्म बोलते हैं। ठीक है, और इसको कौन दिया था? दीनदयाल उपाध्याय जी दिए थे। समझ में आ रहा है? दीनदयाल उपाध्याय, मुगल सराय का नाम चेंज करके दीनदयाल उपाध्याय का स्टेशन का नाम हो गया। ठीक है, तो यही है तुम्हारा मेन चीज जो भारतीय जनता पार्टी के बारे में जानना है कि फॉर्म कब हुई थी? 1980 में बनी थी। कब बनी थी? 1980 में बनी थी। किसके मॉडिफिकेशन से या फिर किस पॉलिटिकल पार्टी या किस ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके, आइडियोलॉजी को आगे लेके ये बनी थी? तो ये थी भारतीय जनता संघ। ठीक है, भारतीय जनता संघ को किसने बनाया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाया था। ठीक है, और जो भारतीय जनता पार्टी है वो किस आइडियोलॉजी को, किस थिंकिंग को सपोर्ट करती है? तो द आइडियोलॉजी ऑफ अंत्योदय, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, द आइडिया ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म विच वाज प्रोपाउंडेड बाय दीनदयाल उपाध्याय जी। समझ में आ गया इतना कंसेप्ट? क्लियर सारा चीज? अब आते हैं लास्ट में तुम्हारा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, सीपीआईएम। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो होता है नाम ही से है कम्युनिज्म, जो वैल्यू ऑफ कम्युनिज्म जो है, आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनलिज्म है, उसको फॉलो करता है। ठीक है ना? अब तुम चले जाओगे मार्क्सिस्ट लिखा हुआ है इसमें, तो मार्क्सिस्ट का मतलब क्या है? मार्क्सिज्म एक आइडियोलॉजी है, उसको फॉलो कर रहा है। किसको कर रहा है फॉलो? मार्क्सिस्ट। देखो मार्क्सिस्ट किसको बोलते हैं, कौन सा आइडियोलॉजी है? इसमें बोला जाता है ना कि कोई उद्योगपति को हम नहीं मानते हैं। ठीक है ना? जितना भी वर्किंग क्लास है, जो कि लोअर क्लास है, जिसको बोलते हैं लोअर क्लास का गवर्नमेंट बने, उसी को मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है ना? कि अगर गवर्नमेंट ऑफ प्रोलेटरिएट बोलते हैं कि जो भी वर्किंग क्लास हो गया, उसका अगर गवर्नमेंट हम बना रहे हैं तो उसको मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी बोलते हैं। सिंपल सा, ज़्यादा तुमको मार्क्सिज्म जब पॉलिटिकल थ्योरी वगैरह पढ़ोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है कि मार्क्सिज्म बहुत बड़ा कंसेप्ट होता है, इतना नहीं जानना है, बस ये जानना है कि मार्क्सिज्म किसको बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये कब बना था? 1964 में बना था। कब बना था? ठीक है, बिलीव्स इन मार्क्सिस्ट लेनिनिज्म। ठीक है, सपोर्ट सोशलिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी एंड अपोजेज इंपीरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म। देखो सपोर्ट किसको करता है? पूछता नहीं है, लेकिन जान लो सोशलिज्म को सपोर्ट करता है। ठीक है ना? दूसरा है सेकुलरिज्म। ठीक है, सेकुलरिज्म हो गया धर्मनिरपेक्ष था। आ रहा समझ में? उसके बाद फिर अपोज किसको करता है? इंपेरियलिज्म, जो कि अभी यूनाइटेड स्टेट्स इंपेरियलिज्म किसको बोलते हैं? कि कोई एक कंट्री है दूसरे कंट्री में जाके अपना आधिपत्य जमा रहा। ठीक है ना? जैसे पहले कॉलोनिज्म होता था ना, कॉलोनी बनता था कि ब्रिटिश आया और आके कॉलोनी बना लिया भारत में, उसी का क्या होता है कि एक मॉडिफाइड वर्जन होता है इंपेरियलिज्म, उसको बोलता है। समझ में आ रहा है? तीसरा है कम्युनलिज्म, उसको अपोज करता है। ये समझ में आ गया सारा पॉलिटिकल पार्टीज। पहले बताओ आम आदमी पार्टी का फॉर्मेशन कब हुआ था? हाँ 2012। कौन किस मूवमेंट से निकला है ये? एंटी करप्शन मूवमेंट। कब हुआ था ये एंटी करप्शन मूवमेंट? 2011 में एंटी करप्शन मूवमेंट हुआ, आज 2012 में पार्टी का फॉर्मेशन हो गया। आगे समझ में? दूसरा बताओ हमको बहुजन समाज पार्टी के बारे में। कौन फॉर्म किया था इसको? कांसीराम। कब किए थे? 1984 में। थर्ड तुम्हारा आ गया बहुजन समाज भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी कब फॉर्म हुई थी? 1980 में बनी थी। इसकी प्रिकर्सर जो ऑर्गेनाइजेशन था वो कौन था? भारतीय जनता संघ। ठीक है ना? वो बना था कौन? वो 1950 में बना था। और 1951 कौन बनाया था इसको? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और ये किसके आइडियोलॉजी को फॉलो करता है? उनके आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। उनका क्या आइडियोलॉजी था? अंत्योदय का आइडियोलॉजी, जिसको बोलते हैं इंपीरियल ह्यूमनिज्म का आइडियोलॉजी। ठीक है। चौथा, पांचवा हम लोग पढ़ते हैं ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है मार्क्सिस्ट, ये कब फॉर्मेशन हुआ था इसका? 1964 में हुआ था। ये कम्युनलिज्म को अपोज करता है, इंपीरियलिज्म को अपोज करता है, सोशलिज्म और फिर तुम्हारा सेकुलरिज्म को सपोर्ट करता है। सिंपल सा हो गया कंसेप्ट। अब आगे चलते हैं, आईएनसी के बारे में देखेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। ठीक है, ये सब चार हुआ था, ये पांचवा तुम्हारा है आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है।
ठीक है ना। तुम जब इंडिपेंडेंस मूवमेंट भी पढ़ोगे हिस्ट्री में, जब पढ़ाएंगे हम, तो उसमें बताएगा तुमको कि जो सबसे पहला जो सेशन हुआ था, फाउंडेड हुआ था 1985 में हुआ था, ठीक है ना। कब हुआ था? ठीक है, 1885 में, सॉरी 1885 में सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है और ये फॉर्म हुई थी, ठीक है। कि पॉपुलरली नॉन एज कांग्रेस पार्टी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ द वर्ल्ड, फाउंडेड इन 1885, हैज एक्सपीरियंस मेनी स्प्लिट्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये लास्ट तुम्हारा है नेशनल पीपल्स पार्टी, एनपीपी। ये सबसे लेटेस्ट पार्टी है, 2013 में बनी थी अंडर द लीडरशिप ऑफ पीएस संगमा। किसके लीडरशिप में बनी है? पीएस संगमा। कब बनी है? 2013 में। इससे जो नई पार्टी है वो कौन सी है? आम आदमी पार्टी है, जो कि 2012 में बनी है। 2013 में सबसे लेटेस्ट ये बना। समझ में आ रहा है? उसके बाद फिर जाओगे तो तुम्हारा आ जाएगा 1984, जब कौन बना था? बहुजन समाज पार्टी। 1984 में बना था बहुजन समाज पार्टी। उससे पहले और जाएंगे हम, 1980 में कौन बना था? भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। अब 1980 से और पहले हम जाएंगे, ठीक है ना, 1964, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अब उससे और हम पहले जाएंगे ना, 1885, उससे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी, ठीक है, पंजा छाप, हाथ छाप जिसको बोलते हैं, ठीक है। सारा पार्टी याद हो गया, टाइमलाइन सबका, ठीक है। सबसे पहला पार्टी कौन इंडिया में फॉर्म हुई थी? नेशनल पार्टी एज अ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है ना। अब स्टेट्स पार्टी के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। स्टेट्स पार्टी जो है उसको क्या इलेक्शन कमीशन बताया है कि किसको हम स्टेट्स पार्टी बोलेंगे? सिंपल सा चीज है। अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन, अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% of the total vote in election of the legislative assembly of the state and wins at least 2 seats is recognized as a state party. देखो वहां क्या था? 6% वोट इन लोकसभा, इसमें क्या है? 6% वोट इन स्टेट असेंबली इलेक्शन। कोई भी स्टेट असेंबली इलेक्शन है, उसमें अगर 6% वोट और 2 सीट लेके आ जाती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्टेट पार्टी बोलेंगे। सिंपल सा चीज, ठीक है ना। and wins at least 2 seats of the is recognized as state party. 6% वोट लेके आ जाए और तुमको 2 सीट कोई लेके आ जाए तो उसको हम स्टेट पार्टी मान लेंगे। सिंपल सा कंसेप्ट क्लियर हो गया। Other than 7 parties, most of the major parties of the country are classified by the election commission as state party. These are commonly referred to the regional party. इसको हम लोग रीजनल पार्टी भी बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पे तुम देखोगे तो जेडीयू है, जनता दल यूनाइटेड, जो कि तीर छाप जिसको बोलते हैं हम लोग, वो क्या है? स्टेट पार्टी है। आ रहा समझ में? दूसरा अगर हम लोग देखेंगे तो लंटेन छाप जो है, क्या कहते हैं, भारतीय कौन सा है? आरजेडी, वो क्या है? रीजनल पार्टी। बीएसपी जिसको सापा बोलते हैं, यूपी में चले जाओगे तो वो बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी नहीं, वो क्या हो, सापा जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो भी तुमको रीजनल पार्टी है। तो जितना पार्टी नॉर्मल देख रहे हो, ममता बनर्जी का पार्टी जो है, ठीक है ना, टीएमसी है, हाँ टीएमसी जो पार्टी है, तृणमूल नेशनल कांग्रेस, वो भी तुम्हारा स्टेट पार्टी। तो 4-5 देखो क्या करेगा ऑब्जेक्टिव में, ये क्वेश्चन बना सकता है तुमको। 6 तुमको बताएं, 6 याद रखना है, सारा नेशनल पार्टी है। उसके अलावा जो भी तुमको नाम देते वो स्टेट पार्टी में हो गया। समझ में आ रहा है? अगर पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एज नेशनल पार्टी, ठीक है ना, 3 दे दिया तुमको नेशनल पार्टी का एग्जाम्पल और 1 दे दिया स्टेट पार्टी का। तुमको पता होना चाहिए, 6 पता रहेगा तो तुम सारा बाकी जो बच गया वो सारा स्टेट पार्टी में आ गया। आगे समझ में? चलो, और स्टेट पार्टी को रिकॉग्नाइज कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेगा। क्या क्या क्राइटेरिया रखा है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए? 6%, हाँ, 2 सीट कोई लेके आ जाए और 6% वोट सिक्योर कर ले स्टेट असेंबली में, तो उसको हम क्या है? स्टेट पार्टी का दे देंगे, रिकॉग्निशन दे देंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं। चैलेंजेस टू द पॉलिटिकल पार्टीज। अब चैलेंज देखेंगे, कोई पॉलिटिकल पार्टी है उसका क्या क्या चैलेंजेस है, ठीक है ना। पहला सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज, ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। पहला चैलेंजेस है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन द पार्टी, ठीक है ना। पार्टी तो बन गया, हम लोग डेमोक्रेसी का बात करते हैं, लेकिन पार्टी के अंदर खुद डेमोक्रेसी नहीं है।
हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि पार्टी के अंदर खुद डेमोक्रेसी नहीं है? क्योंकि देखो, कोई पॉलिटिकल पार्टी बन गया, ठीक है ना, उसमें जो पुराना मेंबर है उसको हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं, जो मेरे घर का मेंबर है उसको हम प्रमोट कर रहे हैं, तो वो कैसा डेमोक्रेसी हो गया? सिंपल सा चीज है। अगर मान के चलो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस लो, उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया तुमको लीडर मिलेगा, बहुत बढ़िया लीडर है, एक से एक लीडर है, लेकिन मान के चलो कि प्राइम मिनिस्टर का कंटेस्टेंट हम बोल दे राहुल गांधी बनेंगे, ठीक है, तो उनसे ज़्यादा मतलब नहीं होता है कि डिजर्विंग लोग हैं पार्टी में जो कि काम करते हुए आ रहे हैं, उनको हम प्रधानमंत्री नहीं बना रहे हैं, उनको हम बना रहे हैं, ठीक है ना। कोई अपने मेंबर, घर के मेंबर को हम बोल दिए कि आप ही लड़िएगा, इलेक्शन लड़िएगा, तो वो क्या इंटरनल डेमोक्रेसी इसको नहीं बोलते हैं। आ रहा समझ में कि पॉलिटिकल पार्टीज का सबसे बड़ा डिमेरिट क्या है कि लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। क्या है? लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। सेकेंड हो गया कि द सेकेंड चैलेंज ऑफ द डायनेस्टिक सक्सेशन इन द रिलेटेड द फर्स्ट वन। वो भी देखो पहले ही पॉइंट से ये भी रिलेटेड है कि इंटरनल जब डेमोक्रेसी नहीं है तो क्या होता है कि लोग अपने घर वाले को प्रमोट करते हैं, ठीक है ना, अपने घर वाले को प्रमोट करते हैं, तो उसको बोलते हैं डायनेस्टिक सक्सेशन। डायनेस्टिक सक्सेशन का मतलब है कि इनका बेटा ही आगे आया, फिर इसका बेटा हुआ तो वो पॉलिटिकल पार्टी का मेन लीडर बना, फिर इनका बेटा, माने सक्सेशन इस तरह चल रहा है तुम्हारा, पीढ़ी दर पीढ़ी जो होता है, एक ही खानदान के लोग जो है वो रूल कर रहे हैं, उसको बोलते हैं डायनेस्टिक सक्सेशन। आ रहा समझ में? तो पहला क्या हो गया कि लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, दूसरा क्या हो गया द प्रॉब्लम ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन, जो कि पहला ही प्रॉब्लम से रिलेटेड। ये समझ में आ गया। थर्ड चैलेंज इज अबाउट टू ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर इन पार्टीज, स्पेशली ड्यूरिंग इलेक्शन। थर्ड तुम्हारा जो चैलेंजेस है कि मसल और मनी का ज्यादा प्रभाव पड़ना पॉलिटिकल पार्टीज पे। इसका एग्जांपल हम देते हैं कि मान के चलो कि तुम भी एक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता हो, हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मेरे पास ज्यादा पैसा है, हम ज्यादा बाहुबली हैं, तो हो सकता है कि जो अगला इलेक्शन हो उसमें हमको सीट मिल जाए, तुमको सीट ना मिले। सिंपल सा चीज है। अगर मेरे पास पैसा ज्यादा है, मेरे पास पावर ज्यादा है, तो हो सकता है हमको सीट मिल जाए, तुमको सीट ना मिले कंटेस्ट करने के लिए। तो ये तुमको बोल रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज में देखा गया है कि जो मनी है और पावर है उसका इन्फ्लुएंस हो जाता है ड्यूरिंग इलेक्शन या इलेक्शन से पहले। ये समझ में आ रहा है। लास्ट पॉइंट है कि फोर्थ चैलेंज इज वेरी ऑफन पॉलिटिकल पार्टी डू नॉट सीम्स टू ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर। अब देखो क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज किस लिए बनी है कि हम एक आपको ऑप्शन देंगे कि आप इस पे वोट कीजिए और मेरी सरकार बनाइए, लेकिन कई बार ऐसा होगा ना, तुम खुद एक्सपीरियंस किए होगे कि तुम्हारे यहाँ से 5 गो एमएलए खड़ा हुआ और हम किसी को नहीं चाहते कि वोट दें, सब उसी तरह का नकारा है सब, ठीक है ना। तो ये भी एक कंडीशन आता है पॉलिटिकल पार्टी का कि हम जो होता है चॉइस ही नहीं देते हैं चूज करने के लिए, हम चॉइस ही प्रोवाइड नहीं करते हैं अपने मतलब जो होता है पीपल लोगों को कि वो हमको चूज कर पाए। आ रहा समझ में ना। तो चॉइस को लिमिटेड कर देता है, ये भी एक क्या होता है पॉलिटिकल पार्टी का डिमेरिट हो गया। सिंपल सा चीज है। अगर मान लो 5 कोई पॉलिटिकल पार्टी है, पांचों अपना अपना कैंडिडेट उतारा और पांचों में पता चला कि पांचों बहुत बड़ा क्रिमिनल है सब, तो मेरे पास तो चॉइस ही नहीं रहा ना, हम तो उसी 5 क्रिमिनल में से किसी एक को चुनेंगे। सिंपल है, नहीं तो नोटा दबाएंगे, जो लास्ट ऑप्शन आता है नोटा दबाएंगे। तो ये क्या वो बोल रहा है कि फोर्थ चैलेंज यही है कि पॉलिटिकल पार्टीज ऑफन डू नॉट सीम्स टू ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर। समझ में आ गया 4 चैलेंजेस क्या क्या है ये बताओ। तो व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। फर्स्ट चैलेंज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी हो गया, दूसरा डायनेस्टिक सक्सेशन हो गया कि बेटा का बेटा का बेटा का बेटा अपना वो रूल करते जा रहा है, किसी दूसरे को मौका नहीं मिल रहा है। थर्ड ये बताओ मसल एंड पावर, मसल पावर और मनी का जो होता है रोल बढ़ते जा रहा है दिन पर दिन। चौथा जो है वो बताओ मीनिंगफुल चॉइस जो है पॉलिटिकल पार्टीज नहीं प्रोवाइड कर रही है। बहुत बार ऐसा होता है कि मीनिंगफुल चॉइस ही प्रोवाइड नहीं कर रही है पीपल को जो है पॉलिटिकल पार्टी। चैलेंजेस याद हो गया क्या क्या चैलेंजेस है। अब लास्ट तुमको स्लाइड बचता है कि चैलेंजेस जब हो गया है तो उसको सुधार कैसे करेंगे, ठीक है ना। व्हाट आर द हाउ कैन पॉलिटिकल पार्टीज बी रिफॉर्म्ड, पॉलिटिकल पार्टी में हम सुधार कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। पहला है द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलए एंड एमपी फ्रॉम चेंजिंग पार्टी। दिस वाज डन because many elected representatives were indulging in
डिफेक्शन इन ऑर्डर टू बिकेम मिनिस्टर्स और फॉर कैश रिवॉर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये वाला, बढ़िया, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, ठीक है ना। अब होता क्या था पहले कि मान के चलो कि हम तुमको एज ए लीडर, मान के चलो तुम मेरे पार्टी से हो, तुमको हम टिकट दिए, तुम जीत गए, ठीक है। सामने वाला पार्टी क्या क्या है कि तुम्हारा सीट, 2-3 को सीट बच रहा है कि भाई अगर वो सीट मिल जाए तो हो सकता है हम सरकार बना दें। तुमको पता चला कि बोला कि 50 करोड़ रुपए तुमको हम देते हैं, तुम मेरे पार्टी में आ जाओ। आ रहा समझ में? तुमको बोला कि तुमको भी 50 करोड़ रुपए दे रहे हैं, तुम मेरे पार्टी में आ गए, 100 करोड़ रुपए खर्चा किया, तुम दोनों को लिया, तुम दूसरे पार्टी से गए और उस पार्टी में जाके मिल गए, उसका सरकार बन गया। ये उचित है, ये सही है लोगों के लिए। लोग चुना है दूसरे को, लेकिन तुम अपने फायदा के लिए तुम दूसरे से मिल के और दूसरा पॉलिटिकल एक सरकार बना दिए। ये तुम्हारे नजर में सही है कि गलत? तुम्हारे नजर में ये सही है कि गलत है? ये बताओ। गलत है कि तुम चूज दूसरे को किए, पता चला कि अरे हम तो चीफ मिनिस्टर इसको देख रहे थे, पता चला दूसरा बन गया। होता है कि नहीं? तो ये इसको रोकने के लिए संविधान हम लोग को एक बहुत बढ़िया दिया हुआ है कंसेप्ट, जिसको हम बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है ना, जिसको आरपी एक्ट से आता है, एंटी डिफेक्शन लॉ। आगे चल के पढ़ेंगे इसको हम, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि डिफेक्शन को रोकने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक प्रोविजन लेके आया है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंटी डिफेक्शन लॉ, कि भाई आप अदल बदल कीजिएगा तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। अगर मान के चलिए पहले क्या था कि अगर हम आपको पैसा दे दिए तो आप मेरे पॉलिटिकल पार्टी में आ गए और हम आके सरकार बना दिए, अब ऐसा नहीं होता है। अगर आपको हम पैसा दिए, आप मेरे पास आइएगा, आप मेरा पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन कीजिएगा, तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। आ रहा समझ में कि आप ना मंत्री रहेगा ना संतरी रहेगा, वो सीट वैकेंट हो जाएगा। जिसको तुम देखते हो कि बाई पोल का एक इलेक्शन होता है, बीच बीच में बाई पोल का इलेक्शन हो रहा है, कहीं कहीं बाई पोल का इलेक्शन इसी तरह होता है, या तो डिफेक्शन हो जाता है या फिर आदमी का देहांत हो जाता है या मर जाता है, तो इसके कारण से बाई पोल का इलेक्शन तुम्हारा होता है। आ रहा समझ में कि वो सीट वैकेंट रह गया, वो खाली रह गया, तुम्हारा कैंडिडेचर ही कैंसिल हो जाएगा। तो उसको रोकने के लिए संविधान ने एक चीज दिया, रिफॉर्म किया, ठीक है। सेकंड है कि द सुप्रीम कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल। नाउ इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट हु कंटेस्ट इलेक्शन टू फाइल एन एफिडेविट गिविंग डिटेल्स ऑफ देयर प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट देम। पहले ये सब नहीं होता था। अब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट एक प्रोविजन लेके आया, सुप्रीम कोर्ट मैंडेटरी कर दिया कि अगर तुम इलेक्शन लड़ रहे हो तो तुमको एक एफिडेविट बना के देना पड़ेगा, और उस एफिडेविट में क्या होगा कि तुम्हारा जितना इनकम है और तुम पे कितना क्रिमिनल केस है सारा तुम डिटेल दोगे यहाँ पे। तो अब जाके क्या होगा कि अब जब तुम खोलोगे, जैसे अब मान के चलो वोट जाके तुम देने जाओगे, तो जब वोट देने जाओगे तो एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वेबसाइट होता है, ठीक है। उस वेबसाइट पे अगर मान के चलो तुम्हारे यहाँ से ये नेता खड़ा है, तो उसका सारा जन्म कुंडली वहाँ पे लिखा रहता है कि ये इतना प्रॉपर्टी ओन करता है, इस पे इतना क्रिमिनल चार्जेस। आ रहा समझ में? ये किसका रिफॉर्म किया हुआ है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। पहला क्या था कि संविधान जो है एंटी डिफेक्शन लॉ लेके आया था, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ, जैसे ऐसे तो आता है आरपी एक्ट जो है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के द्वारा आया था, लेकिन इसमें लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज अमेंडेड टू प्रिवेंटेड एमएलए और एमपीज को पार्टी चेंज करने के लिए, डिफेक्शन लाने के लिए। तो पहला तुम्हारा क्या रिफॉर्म हो गया? एंटी डिफेक्शन लॉ। क्या हो गया? एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी दूसरा तुम्हारा क्या हो गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है मैंडेटरी कर दिया है कि अगर आप इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं तो एक एफिडेविट बनाना पड़ेगा। उस एफिडेविट में क्या, आपको प्रॉपर्टी का अपना डिटेल और आप पे कितना क्रिमिनल चार्जेस है उसका डिटेल देना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया। तीसरा रिफॉर्म हो गया कि द इलेक्शन कमीशन पास एन ऑर्डर मेकिंग इट नेसेसरी फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन क्या मैंडेटरी किया हर एक पॉलिटिकल पार्टीज में कि आप पॉलिटिकल पार्टी, ऐसे होता नहीं है लेकिन मैंडेटरी किया है, मतलब कंपलसरी नहीं किया। मैंडेटरी मतलब क्या होता है कि तुमको कि करना ही है, लेकिन बहुत लोग नहीं करता है, अभी नहीं हो रहा है इस तरह का देखो तो इसको रिफॉर्म लेके आ गया था ना, लाया गया था कि जो इंटरनल डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टीज में ना है उसको हम स्थापित करें, कि आप क्या है कि अपना इलेक्शन बार बार करवाइए, सारा चीज़ करवाइए, तो उससे क्या होगा कि आपको पॉलिटिकल पार्टीज भी सही हो जाएगा। जो था ना चैलेंजेस को सुधारने के लिए इलेक्शन कमीशन लेके आई थी। और टू फाइल देयर इनकम टैक्स, आईटीआर रिफॉर्म, कि कहाँ से पैसा आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है, कि इनकम टैक्स रिटर्न जो है पॉलिटिकल पार्टीज अपना फॉर्म करें। समझ में आ रहा है?
ये है कि द लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। अब देखो ये तुम्हारा 3 चीज हो चुका है ऑलरेडी, ये अब ये बोला है, सजेशन दिया है कि क्या क्या और हो सकता है। तो उसमें क्या है कि रेगुलर अब मतलब अ लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, कि इंटरनल अफेयर में क्या क्या चीज हो रहा है, कोई पॉलिटिकल पार्टी के अंदर क्या क्या हो रहा है, उसको रेगुलेट करने के लिए कोई कानून होना चाहिए। कि कुछ से कुछ हो जा रहा है, मान के चलो वहां से खरीद बिक्री चाहे बहुत चीज हो जा रहा है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए कोई लॉ होना चाहिए। सेकंड है, इट शुड बी मेड मैंडेटरी ऑफ फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज टू गिव मिनिमम नंबर ऑफ टिकट अबाउट 1/3 टू द वुमेन कैंडिडेट। क्योंकि हम क्या बताए थे इससे पहले वाले लेक्चर में बताए थे कि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन अगर हम लोकसभा का देखें, इससे पहले वाला जो लोकसभा में था वो मात्र 14% के आसपास है, ठीक है ना। क्यों 14% के आसपास है? क्योंकि अगर भाई टिकट मिलेगा तब तो जीतोगे। जब टिकट ही पॉलिटिकल पार्टी वुमेन को नहीं दे रही है तो कहां से वो कंटेस्ट करेगी इलेक्शन को? सिंपल सा चीज। तो एक लॉ ऐसा आना चाहिए कि एटलीस्ट 1/3 जो है 33% सीट जो है वो मतलब जो वोट मतलब 33% जो पॉलिटिकल पार्टी अपने अलॉट कर रही है कोई भी टिकट, तो वो वुमेन को दे। समझ में आ रहा है? लास्ट है, देयर शुड बी ए स्टेट फंडिंग ऑफ द इलेक्शन। अभी होता है स्टेट फंडिंग ऑफ द इलेक्शन, बट उतना नहीं होता, 75 लाख के आसपास होता है तुमको, ठीक है ना। तो इसमें बोलता है कि देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ द इलेक्शन, कि जो सरकार है वही फंड करे, मतलब जो नहीं होता है कि इलेक्शन कमीशन है या फिर कोई भी उस समय जो गवर्निंग बॉडी है वही फंडिंग दे तुमको इलेक्शन लड़ने के लिए। बाहर से आप फंडिंग नहीं उठा सकते हैं। जैसे अभी क्या है कि आप बाहर से हम जाके टोकन दे सकते हैं बीजेपी या फिर आईएनसी को कि आप जाके लड़िए। बड़ा बड़ा उद्योगपति से लोग फंडिंग ले लेता है, कॉन्ट्रैक्टर से फंडिंग ले लेगा, जाके इलेक्शन लड़ लेता है सब। तो फंडिंग को रोकने के लिए क्या होता है कि सारा फंडिंग रोक दो और जो मेन बॉडी है वही फंड दे के आपको उतना ही पैसा में आपको जो है इलेक्शन लड़ना है। तो उस केस में क्या होगा कि मतलब दाएं बाएं जो होता है ना कि खरीद बिक्री चाहिए, सब चीज़ नहीं हो पाएगा। तो ये पॉलिटिकल पार्टी को कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं ये समझ में आ गया, ठीक है। अब बताओ कैसे कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं। पहला क्या था? एंटी डिफेक्शन लॉ। पहला क्या था? एंटी डिफेक्शन लॉ। दूसरा एफिडेविट देना है, सुप्रीम कोर्ट मैंडेटरी कर दिया कि एफिडेविट देना है कि जहां पे आपको अपने प्रॉपर्टी और अपने क्रिमिनल चार्जेस को वहां पे लिस्ट करना है। हो गया। तीसरा बताओ, होल्ड देयर जो तुम्हारा इलेक्शन कमीशन है वो बोला है कि अपना ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन जो है पार्टी का जो इलेक्शन है उसको टाइम टाइम पे आप लेते रहिए। चौथा सजेशन क्या है? इंटरनल अफेयर को मैनेज करने के लिए हो सकता है एक लॉ बना दिया जाए तो ज्यादा बेटर, ठीक है। पांचवा 1/3 जो सीट जो है टिकट्स जो दे रहे हैं वो हम प्रोवाइड किसको करें? वुमेन को करें, पॉलिटिकल पार्टीज करें, मैंडेटरी कर दिया जाए इसको। और लास्ट में क्या है कि जो फंडिंग है स्टेट फंडिंग ऑफ द इलेक्शन, स्टेट जो है वो फंड करे किस जो इलेक्शन है उसको। समझ में आ गया? चैप्टर हो गया खत्म तुम लोग का, ठीक है।